नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अनुवाद सिद्धांत क्या है और अनुवाद सिद्धांत का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि अनुवाद सिद्धांत क्या है। दोस्तों, अनुवाद सिद्धांत अपने आप में कोई विशिष्ट सिद्धांत नहीं है और न ही इसकी कोई विशेष अध्ययन प्रणाली है। यह अनुवाद के विभिन्न मुद्दों से संबंधित ज्ञान तथा सूचनाओं का समूह है जिससे अनुवाद को समझने में मदद मिलती है। यानी अनुवाद सिद्धांत अपने आप में कोई सिद्धांत नहीं है, यह केवल अनुवाद से संबंधित विभिन्न मुद्दों से संबंधित ज्ञान और सूचनाओं का एक समूह है जिसके माध्यम से अनुवाद को समझने में मदद मिलती है। अनुवाद एक भाषिक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से स्रोत भाषा को लक्ष्य भाषा में बदला जाता है। इसी अनुवाद संबंधित सामान्य प्रकृति की जानकारी ही अनुवाद सिद्धांत कहलाता है। यानी किस प्रकार से स्रोत भाषा को लक्ष्य भाषा में बदला जाएगा, इसी की जानकारी ही अनुवाद सिद्धांत कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अनुवाद सिद्धांत का विकास किस प्रकार से हुआ। अनुवाद सिद्धांत का विकास किस प्रकार से हुआ। अनुवाद सिद्धांत के विकास का आरंभ ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में रोमन युग से हुआ। यानी सबसे पहले रोमन युग से अनुवाद सिद्धांत का विकास शुरू होता है। यहाँ पर यानी रोमन युग में होरेस और सिसरो नाम के दो विद्वान थे। यहाँ होरेस और सिसरो ने शब्दानुगामी तथा अर्थानुगामी अनुवाद में अंतर स्पष्ट किया तथा अर्थानुगामी अनुवाद को प्रधानता दी। यानी होरेस और सिसरो ने यह बताया कि शब्दानुगामी अनुवाद क्या होते हैं और अर्थानुगामी अनुवाद क्या होते हैं, और इन्होंने अर्थानुगामी अनुवाद को प्रधानता दी। यानी इन्होंने कहा कि अनुवाद जो है अर्थानुगामी होना चाहिए, शब्दानुगामी नहीं होना चाहिए। रोमन युग के बाद बाइबल के अनुवाद से अनुवाद सिद्धांत को बढ़ावा मिला। यानी रोमन युग के बाद बड़े पैमाने पर बाइबल का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में किया गया। इससे अनुवाद सिद्धांत को व्यापक रूप से बढ़ावा मिला। जेरोम ने 400 ईस्वी में बाइबल के अनुवाद में अर्थानुगामिता को प्रधानता प्रदान की। यानी जेरोम ने भी 400 ईस्वी में बाइबल का अनुवाद करते समय बताया कि बाइबल का अर्थानुवाद किया जाना चाहिए, शब्दानुवाद नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह से 14वीं और 15वीं शताब्दी में आकर जॉन वाइक्लिफ तथा विलियम टिंडल ने इस प्रवृत्ति का समर्थन किया। यानी इन्होंने भी यह कहा कि अनुवाद जो है अर्थानुगामी होना चाहिए, शब्दानुगामी नहीं होना चाहिए। इसके बाद अनुवाद सिद्धांत आगे बढ़ता है और देखते हैं कि मध्यकालीन यूरोप में अनुवाद सिद्धांत का विकास किस प्रकार से हुआ है। मध्यकालीन यूरोप में अनुवाद सिद्धांत का विकास किस प्रकार से हुआ है। मध्यकालीन यूरोप के आरंभिक सिद्धांतकारों में फ्रेंच विद्वान दोलेत का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। दोलेत ने 1540 ईस्वी में प्रकाशित अपने निबंध में अनुवाद के 5 विधि निषेध प्रस्तावित किए। यानी अनुवाद करते समय किन किन 5 चीजों से बचा जाना चाहिए उसके बारे में दोलेत ने अपने निबंध में बताया है। इसको एक एक करके हम देख लेते हैं कि दोलेत ने कौन कौन से 5 विधि निषेध प्रस्तावित किए हैं। पहला है कि अनुवाद को मूल लेखक की भाषा का पूरा ज्ञान हो। यानी अनुवादक जो हो उसको मूल लेखक की भाषा का पूरा ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह चाहे तो मूल भाषा की दुर्बोधता और स्पष्टता को दूर कर सकता है। दूसरा है कि अनुवादक को मूल भाषा और लक्ष्य भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यानी जो अनुवादक होगा उसे मूल भाषा का और लक्ष्य भाषा दोनों का पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। अनुवादक शब्द प्रति शब्द अनुवाद से बचे। यानी अनुवादक को शब्द प्रति शब्द अनुवाद नहीं करना चाहिए, अर्थों का अनुवाद करना चाहिए, उसमें जो संदेश निहित है उसका अनुवाद करना चाहिए। और चौथा है कि अनुवादक दैनंदिन के व्यवहार की भाषा का प्रयोग करे। यानी अनुवादक ऐसी भाषा का प्रयोग करे जो रोजाना के बोलचाल में प्रयोग की जाती हैं। यानी सामान्य रूप से जो दिनचर्या में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, अनुवादक भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करे। पांचवा और अंतिम है कि अनुवादक ऐसा शब्द चयन तथा शब्द विन्यास करे कि उचित प्रभाव की निष्पत्ति हो। यानी शब्द चयन इस प्रकार से हो, शब्दों का विन्यास इस प्रकार से हो कि अनुवाद का उचित रूप से प्रभाव पड़े। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूरोप के पुनर्जागरण युग में अनुवाद सिद्धांत का विकास किस प्रकार से हुआ। यानी अब तक हम देख रहे थे कि मध्यकाल के यूरोप में अनुवाद का विकास किस प्रकार से हुआ। अब हम देखेंगे कि यूरोप के पुनर्जागरण युग में अनुवाद सिद्धांत का विकास किस प्रकार से हुआ। यूरोप के पुनर्जागरण युग में अनुवाद की धारा
एक गौण प्रवृत्ति रही। इस युग के अनुवादकों में अर्थ की प्रधानता के साथ पाठकों के हितों की रक्षा की प्रवृत्ति दिखाई देती है। यानी पुनर्जागरण के युग में अनुवादकों में अर्थ की प्रधानता के साथ साथ, यानी यहाँ भी अर्थानुवाद की ही प्रधानता थी, लेकिन यहाँ पाठकों के हितों की रक्षा दिखाई पड़ती है। यानी पाठक के हितों को ध्यान में रख करके यहाँ पर अनुवाद किया जाता है। इस अवधि में जॉन ड्राइडन ने महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने अनुवाद कार्य को 3 कोटियां निर्धारित की है, जो इस प्रकार हैं। यानी इस युग में जॉन ड्राइडन सबसे महत्वपूर्ण विचारक हैं और इन्होंने अनुवाद कार्य के लिए 3 कोटियां निर्धारित की हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है शब्द प्रति शब्द अनुवाद, जिसे मेटाफ्रेज कहते हैं। यहाँ जो है शब्द प्रति शब्द अनुवाद होता है, यानी एक एक शब्द का अनुवाद होता है। दूसरा है अर्थानुगामी अनुवाद, जिसे पैराफ्रेज कहते हैं, यानी यहाँ पे अर्थ का अनुवाद होता है। तीसरा है अनुकरण यानी इमिटेशन, यानी जिस प्रकार से स्रोत ग्रंथ है उसी प्रकार से लक्ष्य ग्रंथ को भी लिख दिया जाए तो उसे अनुकरण कहेंगे। ड्राइडन के अनुसार क और ख के मध्य का मार्ग अवलंबन योग्य है, यानी शब्द प्रति शब्द अनुवाद और अर्थानुगामी अनुवाद के बीच में जाकर के कहीं अनुवाद टिकता है। न तो अनुवाद पूरी तरीके से शब्द प्रति शब्द हो सकता है और न ही पूरी तरीके से अनुवाद अर्थानुगामी हो सकता है। इन दोनों के समन्वय से ही अनुवाद निर्मित होती है। ड्राइडन के अनुसार क और ख के मध्य का मार्ग अवलंबन योग्य है। उनके अनुसार कविता के अनुवाद में अनुवादक को दोनों भाषाओं पर अधिकार हो, यानी जब अनुवादक कविता का अनुवाद कर रहा हो तो अनुवादक को यह होना चाहिए कि उसे दोनों भाषाओं पर अधिकार हो, उसे स्रोत भाषा की भी जानकारी हो और उसे लक्ष्य भाषा की भी जानकारी हो, उसे मूल लेखक के साहित्यिक गुणों और उसकी भावना का ज्ञान हो तथा वह अपने समय के साहित्यिक आदर्शों का भी पालन करे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में अनुवाद सिद्धांत का विकास किस प्रकार से हुआ। 18वीं शताब्दी में अनुवाद की अति मूलनिष्ठता तथा अति स्वतंत्रता के विवाद से 100 सोपान आगे बढ़कर एक समस्या थी कि अपने समकालीन पाठक के प्रति अनुवादक का कर्तव्य, यानी यहाँ पर विवाद एक कदम आगे बढ़ चुका था और अनुवाद में समस्या उत्पन्न हुई थी कि अनुवादक का अपने पाठकों के प्रति क्या कर्तव्य है। जिस प्रकार लेखक अपने समकालीन पाठक के लिए लिखता है उसी प्रकार अनुवादक भी अपने समकालीन पाठक के लिए अनुवाद करता है, पर अनुवाद ऐसी होनी चाहिए जिससे मूल पाठ को हानि न हो। यानी अनुवादक जो होता है वो अपने पाठकों के लिए उसी प्रकार से अनुवाद करता है जिस प्रकार से लेखक अपने पाठकों के लिए पुस्तक की रचना करता है, लेकिन अनुवाद करते समय मूल पाठ की हानि नहीं होना चाहिए। 18वीं शताब्दी में दोस्तों सबसे प्रमुख विद्वान थे अलेक्जेंडर फ्रेजर टिटलर। अलेक्जेंडर फ्रेजर टिटलर की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन है, 1791 में लिखी गई थी। यह अनुवाद पर पहली व्यवस्थित पुस्तक मानी जाती है। टिटलर ने 3 अनुवाद सूत्र प्रस्तावित किए, यानी टिटलर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन में 3 अनुवाद सूत्र प्रस्तावित किए हैं। आइए तीनों को एक एक करके जान लेते हैं। पहला है कि अनुवाद में मूल रचना के भाव का पूरा अनुरक्षण हो, यानी मूल रचना में किस भाव का अभिव्यक्त हुआ है अनुवाद में उसका पूरा का पूरा अनुरक्षण होना चाहिए। अनुवाद की शैली मूल के अनुरूप होनी चाहिए, यानी मूल ग्रंथ में जिस शैली का प्रयोग किया गया है अनुवाद करते समय लक्ष्य ग्रंथ में उसी शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरा है अनुवाद में मूल वाली सुबोधता हो, यानी मूल ग्रंथ पढ़ने से जिस प्रकार आसानी से समझ में आ जाती है, जिस प्रकार से मूल ग्रंथ सुबोध हो उसी प्रकार से लक्ष्य ग्रंथ भी सुबोध होनी चाहिए। टिटलर ने यह भी कहा कि अनुवाद में मूल की भावना इस प्रकार पूर्णतया संक्रांत हो जाए कि उसे पढ़कर पाठकों को उतनी ही तीव्र अनुभूति हो जितनी मूल के पाठकों को हुई थी। प्रभाव क्षमता का सिद्धांत यही है, यानी कुल मिलाजुलाकर टिटलर यह कहते हैं कि अनुवाद ऐसा किया जाना चाहिए कि उसे पढ़कर उसी प्रकार की अनुभूति हो जिस प्रकार से मूल ग्रंथ को पढ़ने के बाद होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 20वीं शताब्दी में अनुवाद सिद्धांत का विकास किस प्रकार से हुआ। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मैथ्यू अर्नाल्ड, क्रोचे तथा बेलरी ने प्रमुख अनुवादक चिंतक थे। क्रोचे तथा बेलरी ने अनुवाद की सफलता, विशेषकर कविता के अनुवाद की सफलता पर संदेह व्यक्त किया।
20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध अनुवाद सिद्धांत के विकास की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। यानी अनुवाद सिद्धांत के विकास के दृष्टि से देखा जाए तो 20वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी समय भाषा विज्ञान के विभिन्न शाखाओं का विकास हुआ है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान, संरचनात्मक भाषा विज्ञान की ढेर सारी शाखाओं का इसी समय विकास हुआ, जिससे अनुवाद सिद्धांत को बल मिला है। और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के सबसे प्रमुख अनुवादक जो हैं वो नाइडा हैं, न्यूमार्क हैं और कैटफोर्ड हैं। इन तीनों को एक एक करके हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। जब हम अनुवाद की प्रक्रिया क्या है उसको पढ़ा रहे थे, उसको बता रहे थे, तो वहाँ पे हमने नाइडा की प्रक्रिया, न्यूमार्क की प्रक्रिया और कैटफोर्ड की प्रक्रिया, सबकी प्रक्रिया का जिक्र किया हुआ है। आप उसे जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर इनको डिटेल में नहीं बताएंगे कि नाइडा का योगदान क्या है, न्यूमार्क का योगदान क्या है और कैटफोर्ड का योगदान क्या है, क्योंकि दूसरे वीडियो में हम इसको विस्तार से बता चुके हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।